हिस्ट्री तो हिस्ट्री जो है इतिहास की माने ऐसा हास माने घटित हुआ होगा, यानी पुरानी घटना से इसका संबंध होता है। तो इतिहास जो ये शब्द है ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। जो लोग पुराने लोग हैं भाई वो तो जानते हैं, जो नए लोग आए हैं वो भी साथ में हमारे चलते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये ग्रीक शब्द क्या है? हिस्टोरिया। ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला हुआ ये शब्द है हिस्ट्री, हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है कि अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं हिस्ट्री में। तो इतिहास में क्या है? ये हिस्टोरिया, इसका मुख्य अगर देखें शब्दार्थ क्या होता है? रिसर्च करना, यानी अनुसंधान करना। हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? अनुसंधान करना, किसी भी चीज पर एकदम रिसर्च करना, यह ऐसा क्यों हुआ, क्यों घटित हुआ। इतिहास अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, जो नए लोग हैं, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री लिखिए। ग्रीक भाषा के एक एक लाइन लिखिए। ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुसंधान या रिसर्च करना, से लिया गया है। हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुसंधान से होता है। अगर इतिहास की बात करें वेदों में, तो सबसे पहले किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास शब्द की व्याख्या जो है सबसे पहले अथर्ववेद में मिलती है, जिसका मतलब अनुसंधान से है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, लिख सकते हैं। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? हाँ, सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास क्या है, ज़्यादातर जैसे आप गए भाई हम इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, बताइए आप इतिहास की परिभाषा दीजिए। इंटरव्यू में मान लीजिए गए तो क्या कह सकते हैं आप? कुछ बताएंगे? हाँ बताइए। वेरी गुड। कह रहे हैं कि अतीत की घटनाओं, अतीत की घटनाओं का, कहाँ की घटनाओं का? जो घटनाएं अतीत यानी बीत गई हैं। अतीत मतलब पास्ट, पास्ट में जो बीत गई हैं वही हम वर्तमान में जिसका एनालिसिस करते हैं वह हमारा इतिहास का पक्ष होता है। अगर हम इतिहास ना पढ़ें तो क्या होगा? हम वंचित रह जाएंगे, वही पुरानी घटनाएं फिर से दोहराई जा सकती हैं। तो इतिहास से हम बहुत सारी जानकारी ग्रहण करके आने वाले भविष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर इतिहास ना होता तो हमें नेहरू की हिस्ट्री पता चलती, या प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक कालीन जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी होती नहीं हो पाती, और हम बहुत अंधेरे में रहते। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, भारतीय संस्कृति कहा जाता है ना। सनातन धर्म का नाम सुने होंगे, आजकल कुछ चल रहा है सनातन धर्म। हमारा धर्म हिंदू धर्म क्या है? सनातन, यानी कि बहुत प्राचीन है। ठीक, यही सब अगर हम ये सब अगर ना जानते, इतिहास को ना पढ़ते, तो हम इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते। कुछ लोग ये कहते हैं कि अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र ही इतिहास है, जैसा कि भाई साहब ने बताया। और कहा जाता है कि यदि अपने वर्तमान और भविष्य को समझना चाहते हैं, अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट को और भविष्य को यानी फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास यानी हिस्ट्री का ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रेजेंट और फ्यूचर को
स्वर्णिम बनाने के लिए, ठीक। अदरवाइज जितनी हमारी योजनाएं होती हैं, हम पुरानी योजनाओं के फेल्योर को सुधारने का प्रयास करते हैं, नई योजनाएं लेके आती है सरकार। क्या है, अगर ये वो सब कहीं लिखा ना हो एज ए हिस्ट्री, तो हम कैसे जान पाएंगे ये चीज़ फेल्योर हुई थी, ऐसा हुआ था, बांग्लादेश कैसे विघटित हो गया, क्या कहानियाँ रहीं, हाँ, बांग्लादेश के डिवाइडेशन का क्या है, ये हमारे इतिहास में ये सब लिखे गए हैं, यानी इतिहास में ये सब दर्ज हैं, तभी तो हम उसका एनालिसिस करते हैं प्रेजेंट टाइम में कि जो है चाइना ने हमको कैसे हराया। हम अगर भविष्य में हमको चाइना से युद्ध करना होगा तो हमारी जो पुरानी गलतियां रही होंगी उसको हम दोहराएंगे नहीं दोहराएंगे। इसलिए इतिहास को कुछ लोग बहुत निम्न विषय मानते हैं, या निम्न विषय नहीं है, यह हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बेस्ट यानी सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है इस विद्या विषय जो हमको पढ़ाया जाता है। तो कह रहे हैं कि यदि अपने वर्तमान और भविष्य को समझना चाहते हैं तो इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। यानी कि अगर आप पास्ट को समझे रहेंगे, अपने पास्ट को, तो प्रेजेंट और फ्यूचर को हम सुधार लेंगे किसी भी हाल में। जैसे अपने घर में ही देख लीजिए, कहेंगे अरे चाचा ने ऐसी पढ़ाई पढ़ी, कुछ नहीं मिला, हम कुछ अलग करेंगे, होता है, सीखते हैं कि नहीं घर में। तो इतिहास जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी जानकारियां हमको जो प्रेजेंट यानी पास्ट में जो बीत चुकी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमको वह मार्गदर्शन दिखाने यानी दिखाने रास्ता दिखाने का कार्य करती है। कुछ विद्वानों ने इतिहास के विषय में अपनी राय भी दी है। जैसे एक महान विद्वान थे कौटिल्य, इनका 2-3 नाम मिलता है, सब लोग जानते होंगे, पुराने लोग कई बार बताए हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। जो नए लोग हैं भाई घबराइएगा नहीं, प्राचीन इतिहास थोड़ा कठिन है लेकिन हमारे साथ चलते रहिए। तो इन्होंने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। क्यों कहा ऐसा बताइए। ये कह रहे हैं कि अगर कोई राजा है, बढ़िया राजा है, तो उसको कुछ समय अपना, कुछ टाइम किसमें लगाना चाहिए, इतिहास के श्रवण में लगाना चाहिए, सुनने में लगाना चाहिए। बहुत सारे राजा क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे मध्यकालीन भारत में देखें तो अकबर, लेकिन वह अकबर द ग्रेट हो गया। 2 ही ग्रेट मिलते हैं इतिहास में, कौन कौन, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट मिलता है, और प्राचीन मध्यकाल में अकबर द ग्रेट मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है आपकी नजर में कौन सा ग्रेट है, सवाल हमारे मित्र से पूछा गया था इंटरव्यू में पीसीएस के, आप किसको ग्रेट मानते हैं? अकबर को। क्यों? खड़े होते सबको अपने विचार शेयर करने चाहिए सबसे। हाँ, देखिए राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो ये जो है ज्यादा ग्रेट आपको दिखेगा इनकी अपेक्षा अशोक के। अशोक को पकी पकाई खिचड़ी मिली थी, सिर्फ एकमात्र युद्ध इन्होंने लड़ा था, कौन सा, कलिंग का युद्ध। लेकिन अकबर 13 साल की उम्र में शासन सत्ता संभालता है, और शुरू में वह क्या होता है, निरंकुश होता है, निरंकुश होता है कि नहीं, लेकिन बाद में उसकी धारणाएं चेंज हो जाती है और वह भी वेलफेयर के बहुत सारे कार्य करता है, जिसकी वजह से उसको ग्रेट की उपाधि मिलती है। लेकिन अभी सवाल पूछा गया था नया कि अकबर, और अगर आपसे पूछा जाए अकबर और राणा प्रताप में दृष्टिकोण की बात होती है, आप किसको ग्रेट मानेंगे? क्यों? नहीं की, लेकिन ये इसके कहीं आगे टिक पाएंगे, कहीं टिक पाएंगे। एकमात्र स्वाभिमान कह सकते हैं, स्वाभिमान
अपने राष्ट्र के प्रति इनका रहा है और उसको ये झुकने नहीं दिया। लेकिन अन्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अकबर के कहीं इर्द गिर्द भटक पाएंगे? नहीं भटक पाएंगे। लेकिन अगर सामने वाले का दृष्टिकोण राणा प्रताप के प्रति ज्यादा झुका है तो आपका अनुमान हो सकता है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने जो है इसी पे टिक लगाया था, अकबर को बताया, लेकिन हमने उनको समझाया कि प्रेजेंट टाइम की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको इसको महान मान लेना चाहिए। हो सकता है इंटरव्यू में आपको फायदा मिल जाए। हालांकि कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो वेलफेयर भलाई के काम इसने बहुत ज़्यादा किए। इसने अशोक ने जो है, चूंकि वह बौद्धिस्ट हो गया था और बौद्ध धर्म के सारे जो नियम थे उसको अपना लिया था और प्रजा को ही सब कुछ मानता था। प्रजा को क्या कहता है? प्रजा हमारी पुत्र के समान कहता था कि नहीं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे का मतलब क्या हुआ? इतना जो है वो मतलब नज़दीकी व्यक्त कर रहा है, नज़दीकियाँ व्यक्त कर रहा है अपनी प्रजा के साथ। हालांकि अकबर, योद्धा अकबर आजकल आ रहा है, देख रहे हैं टीवी पे। तो जो है अकबर को, क्योंकि अकबर के जो नवरत्न थे इसको ग्रेट बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अकबर चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था, सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता था? श्रवण शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? श्रवण शक्ति के द्वारा, सुनकर, जानकर और तर्कों के आधार पर मजहर की और तीर्थ यात्रा कर हटाता है, दास उठा खत्म करता है, तमाम सारे जो वेलफेयर के काम ये करता है। लास्ट में 70, 80, 1500, 70, 75, 76, 73 में जब देखते हैं आप, 63 में, तब ये इसके कार्य जो होते हैं बड़े जो है अनुकरणीय होते हैं। इस वजह से लोग इसको ग्रेट कहते हैं। आगे देखिए कौटिल्य क्या कहते हैं कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि भूगोल के बारे में या साइंस के बारे में, क्योंकि उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। तो कौटिल्य ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ोगे, इर्द गिर्द का इतिहास पढ़ोगे, तो हो सकता है आप अपने राज्य को ज़्यादा सुरक्षित पाओगे। और कुछ जो है, हम लोग जो है, ज्ञान का क्या आधार होता है? ज्ञान का आधार होता है देखकर, सुनकर और पढ़कर। ऐसे ही तो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस समय क्या कर रहे हैं हम लोग? श्रवण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। कुछ लोग हम लोग पढ़ते हैं और इन सबको देखकर कुछ अनुभव करते हैं, कुछ सोचते हैं, विचारते हैं। इस तरह से हमारे ज्ञान का हमारा ज्ञान ब्राड होता है, विस्तृत होता है, विस्तारित होता है। तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए राजा को कुछ समय अपने इतिहास श्रवण में जरूर देना चाहिए, अपने व्यस्ततम कार्यों में भी। यानी कि इतिहास को वो बहुत तवज्जो दे रहा है। कौन? कौटिल्य। इसी तरह से एक E.H. कार है, इनका पूछा गया था एक बार। E.H. कार के अनुसार, E.H. कार के अनुसार लिख लीजिए, डबल नोटेड कॉमा लिखिए। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, के बीच का अनवरत संवाद है। वही बात जो अभी हम आपको समझा रहे हैं। बहुत सारे विद्वानों के तमाम सारे कोटेशन हैं जो कुछ खास हैं, इसे जान लीजिए। बस आगे चलते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद मतलब समझ रहे हैं? कन्वर्सेशन, कि अतीत और वर्तमान के बीच में जो सारी घटनाएं हुई हैं, कह रहे हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। हम पढ़ रहे हैं, हमसे पूर्व भी बहुत सारे लोग इतिहास पढ़े होंगे, उससे फायदा उठाए होंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियां, आप लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि अनवरत संवाद चलता रहता है, तभी तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को बेस्ट बनाने का सपना देख पाएंगे। कह रहे हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। इसी तरह से एक विद्वान हुए थे ब्यूरी महोदय, कह रहे हैं, ये हमेशा कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा करिए। ब्यूरी कह रहे हैं कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। पुराने लोग मत लिखिए, बताए हैं एक दो बार हम।
कह रहे हैं कि इतिहास विज्ञान है, साइंस मान रहे हैं भाई, इतिहास को क्या कह रहे हैं, विज्ञान है। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इनका इंग्लिश में पूछा गया, हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। कह रहे हैं कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। कह रहे यानी कि टोटल है विज्ञान मान रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे विद्वान है जो हिस्ट्री को क्या मानते हैं, विज्ञान, तो आप ब्यूरी का नाम जरूर याद रखिएगा, ब्यूरी। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इसी तरह से आप देखिए जो है सल्तनत कालीन एक इतिहासकार हुए थे बर्नी महोदय, कह रहे हैं विज्ञानों की रानी है। इतिहास क्या है, बर्नी महोदय कह रहे हैं कि इतिहास जो है विज्ञानों की रानी है। इतिहास विज्ञानों की रानी। विज्ञानों की रानी किसने कहा था, बर्नी महोदय ने। इतिहास बर्नी, कुछ खास है लिख लिखिए बस। इतिहास को बर्नी कहते हैं विज्ञानों की रानी। इसी तरह से अबुल फजल थे। अबुल फजल किसके नवरत्नों में थे, अकबर के। अबुल फजल कहते हैं कि यह एक आयुर्वेदिक दवा है भाई। अकबर के नवरत्न थे अबुल फजल, नवरत्नों में से थे। कह रहे हैं कि इतिहास क्या है, एक दवा, एक चिकित्सालय है। इतिहास एक चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज भी कराता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। अबुल फजल कह रहे हैं कि इतिहास एक चिकित्सालय है। कह रहे हैं कि इतिहास एक चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज भी कराता है। तो कह रहे हैं कि यह एक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, ठीक, जहाँ व्यक्ति को जो है अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज भी कराता है। तो विज्ञान की महत्ता अबुल फजल भी यहाँ पे दर्शा रहे हैं अपने कोटेशन में। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो इतिहास क्या है, अतीत का लेखा जोखा, जैसा भाई साहब ने बताया। अगर देखा जाए तो इतिहास जो है, अब हम लोग शुरू करते हैं पाषाण काल से, क्योंकि आज हमको टॉपिक क्या मिला है, स्टोन एज ना, स्टोन एज और चैल्कोलिथिक पीरियड। देखे हैं कि नहीं आप अपने उसमें, जो लोग नहीं जुड़े हैं सब लोग की नहीं जुड़े, इस पर हमको पढ़ाना है। ये तो जल्दी जल्दी हमने इतिहास के बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी दे दी आपको। अगर पूछा जाए कि किन लोगों ने भारत को इंडिया कहा था, जी हमेशा पूछा गया है इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग किसने किया था, देखिए सर्वप्रथम, स्टार बना के लिख लीजिए, सर्वप्रथम इंडिया, सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। ये भी क्या थे, यूनानी ही थे ना, फादर ऑफ हिस्ट्री। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया, हेरोडोटस ने किया था। आइए हम लोग चलते हैं वहीं स्टोन एज में, मिटा दें इसको।
इतिहास आज से शुरू हो रहा है भाई नए सेशन में, और वो भी प्राचीन इतिहास। देखिए इतिहास के बारे में आपको हमने बताया, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। किस किस भाग में नाम बोलिए जी। प्रागैतिहासिक काल, और आज भी ऐतिहासिक काल, और फिर आपका आता है ऐतिहासिक काल। इसका तो मतलब समझ ही गए होंगे। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? हम तीनों इतिहास को जो है किस तराजू पर तौलते हैं? लिखित अलिखित के तराजू पर तौलते हैं कि लिखित साक्ष्य कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, मिला तो कहाँ पढ़ा नहीं गया। इसी के आधार पर हम इन तीन कालों को, इतिहास को तीन कालों में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहास काल यानी प्राग इतिहास यानी सबसे पुराना हमारा जो इतिहास है। कोई लिखित साक्ष्य यहाँ उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध है। यहाँ कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है भाई, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध, तो देयर इज नो लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस हियर, यानी कि यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगर देखा जाए तो आदि इतिहास में लिखित है, लिखित है। हाँ, यहाँ पर लिखित है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। अपठित लिखित साक्ष्य लिख लीजिए, अपठित लिखित साक्ष्य मतलब ऐसा जो लिखित साक्ष्य है जिसको पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ सैंधव काल का जो लिखित साक्ष्य है पढ़ा गया है? नहीं। पूर्व वैदिक काल के साक्ष्य पढ़े गए हैं? नहीं पढ़े गए हैं। जहाँ से उत्तर वैदिक काल यहाँ से आएगा, जहाँ वेदों की रचना होती है, वो ऐतिहासिक काल में आएगा। लेकिन वैदिक पीरियड के जो पूर्व वैदिक काल है या वैदिक काल है, उसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं वो पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं जा सकी हैं, इसलिए वह आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। और इतिहास में हम देखें तो कहाँ से मिलेगा ये? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद काल से। अब इतिहास में देखिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। साहित्यिक स्रोत में जो है पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, स्मारक सब आ जाएंगे ना इतिहास के दायरे में। इसका अभी इस पर फोकस कीजिए, ये छोड़ दीजिए। तो प्रागैतिहासिक काल देखिए, पहले जो स्टोन एज है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो आदि इतिहास जहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। यहाँ कोई भी साक्ष्य, जो भी एविडेंस है वो टोटल लिखित है ही नहीं प्रागैतिहास में। और इतिहास में जो लिखा गया है पूरी तरह से जो लिखा गया है, जो तर्कों के आधार पर उसको तौला भी गया है, तो ये ऐतिहासिक काल यहाँ से मिलता है। इसीलिए इसी तरह से हम प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल तीन जो है भागों में डिवाइडेशन इसका करते हैं। आगे देखिए प्राग इतिहास, इसमें हम आते हैं पाषाण काल में। सबसे पहले हम आते हैं कहाँ? पाषाण काल। पाषाण शब्द जो है क्या ये तद्भव है कि तत्सम? कोई बताएगा? हिंदी में आइए। तत्सम है। क्यों तत्सम है? संस्कृत का शब्द है भाई। अगर
तद्भव बनाना हो तो पाथर हो जाए ना, पत्थर पाथर जो भी तत्सम है ये, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है। पाषाण मीन्स पत्थर। तो प्रागैतिहासिक काल में जब आपने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ाए होंगे ज्योग्राफी में कि जो है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कई हजार लाख साल पहले जो है हमारी पृथ्वी कैसी थी, आग का गोला थी, पढ़ाया गया होगा ना। फिर उसके बाद दहकते आग के गोले पर बारिश हुई, समुद्र बने, फिर एक उसकी जीवों की उत्पत्ति हुई, काई फंगस, दुनिया भर का पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, पढ़े होंगे, जीव विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है जीवों की उत्पत्ति हुई, मेढक जैसे जीव आए, जीवों का भी जो है क्या हुआ, प्रोग्रेस हुई उनके वैरायटी में। मानव आया, मानव कैसा था, कपी के समान था, कपी के समान था। फिर वह जो है पैर, अपने पैर, दो हाथ दो पैर थे, हाथ को उठाकर यानी पैर को उठाकर चलना सीखा, यानी कि दो पैरों पर चलना सीखा, यानी कि वह खाना बदोश बंदर से, कपी से क्या बन गया, दो पैरों वाला मानव बन गया। और भारतीय सभ्यता में हम देखते हैं पाषाण काल से कि वह जो है मानव जो जंगलों में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, वह कैसा है, खाना बदोश है, खाना बदोश है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, क्या, पेट भरना, पेट ही भरना है ना। सभ्यता हमारी कहाँ से शुरू होती है, कहते हैं सैंधव सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से शुरू होती है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या देखते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन देखते हैं ना सैंधव सभ्यता में। जो है शहरी व्यवस्था देखते हैं, गलियाँ देखते हैं, डस्टबिन कैसे बनाया गया था, टॉयलेट कैसे बनाए गए थे, पहिया, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं सैंधव सभ्यता में देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सभ्यता नाम देते। यहाँ देखिए क्या था, मानव टोटल जंगली था, खाना बदोश था, और उसको कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ शिकार, क्या था, शिकारी था, मात्र शिकारी था। वो भी क्यों था, पेट भरने के लिए ना। ये पेट ही ऐसी चीज है जो हमको आपसे मुलाकात करवा रही है, करवाते हैं कि नहीं। पेट का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हैं, इसी पेट के लिए सब दुनिया परेशान है। तो ये जो पेट भरने के लिए यह किसका सहारा लेता था, शिकार। अब देखिए यह शिकारी था, जंगल में यह खुद शिकार हो जाता था, या तो यह फिर स्वयं शिकार करता था। शिकारी और शिकार में कभी कभी खुद शिकार हो जाता था ना जंगली जानवरों पर। तो अब देखिए इसके जो शिकार का जो साधन था वो क्या था, पाषाण। सिर्फ एकमात्र औजार इसके पास क्या था, पाषाण, यानी नेचर, जो भी पृथ्वी पर नेचर में प्रकृति में उपलब्ध था उसी का वह उपयोग करता था। और जानवरों का शिकार करता, जंगल में क्या मिलते थे इनको, सिर्फ जानवर, और फल फूल भी मिलता रहा होगा, फल फूल, पत्तियां, जड़ें, छाले, इनका उपयोग वो करता था सिर्फ खाने के लिए। और ये सब ऐसे ही ओपन रहता था, कोई कपड़े का आविष्कार तो हुआ नहीं। आगे चलकर बहुत सिविलाइज भी होता है तो क्या है, यही छाल वगैरह, केले के पत्ते या जो भी रहा हो उससे अपना तन ढकता था जब उसको ठंडी लगती थी। जैसे देखिए आप ये सवाल कर सकते हैं सर उसको ठंडी गर्मी लगती रही होगी, वहाँ देखिए जो प्राकृतिक आवास हुआ करता था, क्या, गुफा, गुफा, उसका वह सहारा लेता था। कहाँ रहता था, नदियों के किनारे रहता था। क्यों रहता था नदियों के किनारे, पानी के एकमात्र स्रोत वही था, झरना, नदियाँ, गुफाएं, इन्हीं के सहारे वह अपना जीवन बसर करता था। क्या उस समय कोई इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी नहीं रही हो कि नल बनवा ले या कुआं खोद ले, उसको कुछ जानकारी थी नहीं। वह प्रकृति में आया था, प्रकृति से ही वह सीख रहा था पेट भरने के लिए। और क्या करता था, सिर्फ जंगली जानवरों का वह शिकार करता था और उनका मांस खाता था। कैसा मांस, कच्चा मांस खाता था। और बाद में वह आग का जो है, आग की इसको जब जानकारी होती है
और इस जंगली आग में जो जले हुए जानवर हैं उनका वह मांस जब खाता है उसको लगता है यह तो जो है टेस्टी है, स्वादिष्ट है, और इस तरह से वह फिर भुना हुआ मांस रोस्टेड मीट खाने लगा। तो आग का आविष्कार उसके जीवन में क्रांतिकारी मोड़ लेकर आता है। तो ये देखिए आपके लीवर में एक अवशेषी अंग होता है, जानते हैं? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है, उसका रोल खत्म हो गया है। आपके लीवर में जो है एक इस तरह से निकली हुई ग्रंथि है अपेंडिक्स, और ये आपके पेट की दीवार से जब ये टच कर जाती है बढ़ के तो दर्द होने लगता है। ये आम बीमारी हो गई है, तो ये दर्द होने लगता है। और फिर जो है जनरल सा एक चीरा लगा कर यहाँ पर इसको काट कर डॉक्टर निकाल देता है। बताया ना क्या ये आमाशय से शायद आपके लीवर से जुड़ा होता है। हाँ, वो जैसे आपकी पेट की दीवार से जैसे टच करेगा तो दर्द होता है, गैस भी पेट में बनने लगती है, तमाम चीज बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, काट कर निकाल देते हैं। कहा जाता है कि इसका जो मुख्य कार्य रहा होगा उस समय सेल्यूलोज को पचाने के लिए। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। हाँ, पत्तियों में, चूंकि इस समय ये पत्तियां भी चबा लिया करते थे। इस तरह से हमारे अवशेषी अंग आँख में मिलते हैं। ये देखिए किनारे जरा से लगी हुई है। तो उस समय क्या था, जंगल था, पहाड़ था, तमाम जंगली उसमें रहता था। तो आँख की सुरक्षा के लिए आज हम देखिए ग्लास लगाने लगे, कुछ सुरक्षा करने लगे। कार में इस तरह से तमाम कुछ अवशेषी अंग अभी भी हैं। पूंछ वाले अवशेषी अंग आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे देखिए, कभी आप टच करके देखिए आपको एहसास होगा कि ये अवशेषी अंग हैं। तो ये जो पाषाण काल में क्या था, मानो सिर्फ शिकारी था। लिख सकते हैं इसका इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। प्राग इतिहास, प्राग इतिहास पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। और वह पुरातात्विक साधन क्या है? सिर्फ पाषाण। और जो पाषाण मिलता भी है वो कैसा है? बेढंगा है, यानी नेचर में उसको जैसे मिल गया, जैसे तोड़ फोड़ कर निकाल लिया, उसी तरह वह उसको मारकर उससे शिकार करता था। उसमें कोई बहुत परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। फिर आगे चलकर जब इसमें जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में वह जो है पालिश करने लगता है, घिस घिस कर नुकीला बनाने लगता है। यानी कि धीरे धीरे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसी पाषाण से, उसी पत्थर से। इसमें आप लिख सकते हो कि प्राग इतिहास अर्थात इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। मानव जीवन यहाँ कैसा था? असभ्य और बर्बर था। अपने हिसाब से लिखते चलिए। अब पाषाण काल को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। तो 3 भागों में बांट लीजिए भाई इसको। पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। यही जो है ये वाला पाषाण काल जो है नव, ये बहुत क्रांतिकारी रहा। पहले आप एक एक देखते चलते हैं, देखते हुए पूरा पाषाण काल देखिए। पूरा पाषाण काल में क्या था? खाद्य संग्राहक था, बहुत मिनिमम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं था खाद्य संग्राहक। सिर्फ आखेटक रहा है। आखेट मतलब शिकार करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आखेटक रहा। इसको हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में, ध्यान लीजिएगा इंग्लिश में पैलियोलिथिक
मजा नहीं आ रही क्या? अब देखिए बात यह है भाई, प्राचीन इतिहास हमने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए आपको बताया गया कि यह आर्किटेक्ट था और बर्बर था, असभ्य था, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, अपने लिए पेट की व्यवस्था करना। और यहाँ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। औजारों के आधार पर हम इसको भी जो है 3 कालों में बांट सकते हैं। पैलियोलिथिक, इसको मिडिल पैलियोलिथिक कहते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक। इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, और जब आप आईएएस का पेपर खोलोगे तो इंग्लिश में एक साइड में रहता है, विशेष में भी। इससे आप कभी कभी भी कंफ्यूजन हो, या 2 तरह के सवाल हिंदी इंग्लिश में मिल रहे हैं, इंग्लिश वाला सही करना है आप, इंग्लिश वाला ही माना जाता है इसे। ठीक, पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और नियो पैलियोलिथिक। नव पाषाण काल को हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं और नियोलिथिक भी कहते हैं, नियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियोलिथिक। इसको उत्तर पाषाण काल हिंदी में कहते हैं, उत्तर पाषाण काल। बहुत कंफ्यूजन हमको भी होता था पहले, या पाषाण काल, फिर पूरा मध्य पूरा, फिर इसमें भी तमाम तरह के कैटेगरी हो जाते हैं सिर्फ औजारों के आधार पर। और इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं किसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते पढ़ते अपने आप से समझ में आ जाएगा। देखिए औजारों के आधार पर हम इसे 3 काल में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल। इसके आधार पर औजार काहे के थे? वही पत्थर वाले, औजारों के आधार पर। इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल में भी निम्न है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। इसको पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। निम्न को पूर्व, यानी इसको पूर्व, मध्य और उत्तर में डिवाइड कर दिया गया इसको। जैसे यहाँ अब औजारों के आधार पर पूर्व पूरा पाषाण काल, और फिर है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल। इसको कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल। अब देखिए ये जो है उत्तर पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए यहाँ जो कुछ औजार मिल रहे हैं, औजारों के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट दिए हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हस्त कुठार मिल रहा है, हस्त माने हाथ वाली कुल्हाड़ी, हस्त कुठार है, और क्या है? बिदारणी है। इंडेक्स इसी को कहते हैं इंग्लिश में ना, कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं? हस्त कुठार। और है इसमें बिदारणी, इसको क्लीवर कहते हैं, बिदारणी। क्लीवर, ये सारे जो है औजार यहाँ देखने को मिलेंगे आपको निम्न पूरा पाषाण काल में। अब मध्य पूरा पाषाण काल में देखिए यहाँ सल्क फ्लेक से बने औजार मिलेंगे, सल्क फ्लेक से बने औजार, सल्क फ्लेक से बने औजार।
सल्फ फ्लेग से बने औजार। और उच्च पुरापाषाण काल में क्या होता है? सल्फ फ्लेग जैसे यहाँ जो ऐसे होते नहीं है पत्थर, फ्लेग वाले पत्थर, जहाँ बहुत कम नुकीला होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसी तरह से, अरे देखे होंगे उसमें फोटो में, या ऐसे ऐसे होंगे उसमें जो है सल्फ फ्लेग से बने औजार। यानी कुछ इसको आकार दे दिया गया था थोड़ा बहुत काट कर, सल्फ फ्लेग से बने औजार। और यहाँ पर देखिए कुछ धारदार औजार देखने को मिलते हैं। उच्च पुरापाषाण सल्कों और फलकों यानी ब्लेड पर बने औजार। सल्कों फलकों यानी यही ब्लेड है, यानी कि इसका जो ये किनारे वाले वो हैं कुछ नुकीले बना दिए गए थे, ऐसे रेत भर दे दिए। सल्फ फ्लेग यानी ब्लेड। ब्लेड माने वही ब्लेड भाई, मतलब भारी जिसमें जो है तेज धार हो, ब्लेड वाले औजार यहाँ देखने को मिलती। देखिए अगर हम लोग जो है चर्चा करें इसके टाइम पीरियड की, तो सारी किताबों में अलग अलग टाइम दिया है, कहीं भी जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता। तो देखिए ये बताया जाता है कि 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक। BC और AD तो जानते होंगे आप लोग, हाँ जानते हैं। कहने का मतलब इधर यहाँ जो है जीसस क्राइस्ट का जब जन्म होता है, जीसस क्राइस्ट समझ रहे हैं, ईसा मसीह, उसके बाद एंडोडोमी या ईपू लिखते हैं ना, ईसा पूर्व, ईसवी लिखते हैं, सॉरी इधर ईसा पूर्व लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्या लिखते हैं? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब हाँ, वही ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटना है। अब यहाँ 0 से लेकर सीधे अब चले आ रहे हैं हम लोग ईस्वी में ही चल रहे हैं ना। और इधर हम कैसे चलते हैं? जैसे उल्टा चलते हैं ना, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हाँ 563 और मृत्यु 483। तो देखिए ये आप पूछ सकते हैं सवाल, सर उल्टा कैसे चल रहा है? तो इधर से यानी कि इनके जन्म से पूर्व के पहले की जो घटना होगी वो संख्या में ज़्यादा होगी, और इनके जन्म के पास आते आते उसकी संख्या जो है घटती जाएगी। ये तो जानते होंगे सब लोग, ईसा पूर्व ईस्वी, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि ये 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच की ये घटना रही होगी। कुछ किताबों में कुछ और दिया गया है, तो ये आप कभी जो है इसकी डेट नहीं पूछी जाएगी, ठीक समझ रहे हैं? डेट नहीं पूछी जाएगी, यही क्रम पूछा जा सकता है, बस क्रमशः यही क्रम पूछा जाएगा, डेट कभी नहीं पूछी जाएगी। तो 1 लाख ईसा पूर्व। अब देखिए मध्य पाषाण का माना जा रहा है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। अब इसको 1 लाख यानी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। कुछ इस तरह की डेट आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। NCERT में जो है वो आपके नज़दीक है, वही मानिएगा, क्योंकि कभी सवाल पूछा गया तो NCERT वाला ही, और आपसे डेट कभी पूछी नहीं जाएगी, 101% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेट कभी क्लियर है ही नहीं है। जीवाश्मों और पत्थरों को जो हम लोग कार्बन डेटिंग समझते हो ना, C14 जीवाश्मों का ईंधन अध्ययन हम करते हैं कार्बन डेटिंग के आधार पर। इसी तरह से पृथ्वी का अध्ययन हम किससे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग।
यूरेनियम डेटिंग के आधार पर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। एग्जैक्ट टाइम यहाँ आपको देखने तो नहीं मिल पाएगा, ये है, यही है। तो यह देखिए, अब इसमें देखिए निम्न पूरा पाषाण काल में भी दो तरह के डिवाइडेशन यहाँ भी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो तरह के औजार आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेंगे चापर चापी, किताबों में देखे होंगे, जो बहुत बूढ़ लिखी गई होगी पाषाणकालीन व्यवस्था, उसमें होगा, नहीं तो यहीं से खत्म कर देते हैं, चापर चापी। अब आप कहेंगे कि सर ये सब क्या है? देखिए, जो गुट हुआ करते थे, इनका जो गुट होता था, जैसे एसटी समुदाय है, आज एसटी समुदाय है। अब देखिए, झारखंड का एसटी दूसरी तरह का होगा, उधर आप अंडमान निकोबार द्वीप में चले जाएंगे, उनके खान पान, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होगी। कुछ इसी तरह से देखिए, ये लोग जिस जिस ग्रुप जहाँ जहाँ रहे होंगे, वहाँ की ये सभ्यता, संस्कृति और ये जो पत्थर है वो अपने हिसाब से इन्होंने गढ़ा होगा। इसीलिए इनको जो है स्थानीय नाम और उस घाटी के नाम से जोड़ दिया गया है। जैसे चापर चापिंग जो मिला है, या पेबुल संस्कृति कहते हैं। चापर चापिंग या पेबुल या पेबल संस्कृति, यहाँ के जो औजार थे उनको चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति कहा जाता था। और दूसरी मिली है एस्विलियन संस्कृति। एस्विलियन संस्कृति या हैंडेक्स या क्लीवर वाली संस्कृति, एस्विलियन संस्कृति, ये दक्षिण भारत में मिलती है। इतना जान लीजिए बहुत है, एस्विलियन संस्कृति, या इसी को कहते हैं हैंडेक्स या क्लीवर संस्कृति। अब देखो, पेबर जो होता है, पत्थर देखे हैं, जैसे आप कभी उत्तराखंड गए हो, भगवान शंकर जी का जिस पर आप जल चढ़ाते, गोले गोले रहते, समझ रहे हैं, गोले गोले पत्थर होते थे, वो पेबर संस्कृति वाले होते हैं। वो पत्थर होते क्या है, जैसे लुढ़कते लुढ़कते वो जो है पानी के बहाव में बढ़िया आकार धारण कर लेते हैं, और उनको हम ले आके जो है अपने नीम के पेड़ पर सजा कर रख देते हैं, उन पर हम जलावतरण करते हैं। मानो तो देव नहीं पत्थर, मतलब समझते हैं, यानी कि भगवान शिव को मानकर उस पर जलाभिषेक वगैरह करते हैं। इस तरह के जो पत्थर मिले हैं, चापर चापिंग पेबल संस्कृति वाले पत्थर हैं। ये मिले कहाँ हैं? सोहन नदी घाटी से मिले हैं। ये सोहन नदी घाटी, ये कहाँ पर है? सोहन नदी घाटी पंजाब दो है ना, दो बंगाल भी है, दो पंजाब भी है, एक पाकिस्तान के अधीन है, एक हमारे पास है। तो जो सोहन नदी घाटी आप देखेंगे वह पंजाब जो पाकिस्तान में है, इसको सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। यही जान लीजिए, इस सवाल पूछा जा सकता है, सोहन नदी घाटी संस्कृति का संबंध इससे है, चापर चापिंग या पेबर संस्कृति से जोड़ा गया है। नोट कर लीजिएगा, चापर चापिंग सोहन नदी घाटी से मिले हुए जो पत्थर हैं उनको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, इसीलिए इनको सोहन संस्कृति नाम दिया गया। सोहन संस्कृति, ऐसा पढ़िए कि कुछ छूटे ना, इसको सोहन संस्कृति भी के नाम से भी जाना जाता है, चापर चापिंग या पेबर संस्कृति। अब देखिए, एस्यूलियन संस्कृति या हैंडेक्स एवं क्लीवर संस्कृति, ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मद्रास में। ये पूछा गया है एक बार, एस्यूलियन संस्कृति कहाँ देखने को मिलेगी? दक्षिण भारत में। मान लीजिए मद्रास ना दिया रहे, दक्षिण भारत दिया रहे, तो ये भी जान लीजिएगा, मद्रास यानी दक्षिण भारत। मद्रास कहाँ है? आज का चेन्नई ना, मद्रास का ही नाम बदल कर चेन्नई किया गया, तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत, मद्रास, इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया मद्रासी संस्कृति का संबंध किससे है, ये भी दे दिया, कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए, एस्यूलियन संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति या हैंडेक्स
वाले जो औजार मिले हैं वो दक्षिण भारत से यानी मद्रास से, यानी उसी को हम लोग मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, क्लीवर है, स्क्रेपर है, क्रोड है। यहाँ का जो औजार मिला है यहाँ लिख दे रहे हैं, क्लीवर, स्क्रेपर, क्रोड और हैंडेक्स। स्क्रेपर, क्रोड और हैंडेक्स तो लिखे ही हैं वहाँ, क्रोड, इस तरह के औजार यहाँ मिले हैं। नीचे अपना लिख लीजिएगा कॉपी पे। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो प्रागैतिहास के जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक कालीन जो औजार यानी पत्थर मिला था, किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। कब मिला था? 1863 में। हमारी जो 1857 की क्रांति के बाद 1863 में इनको मिला था। और कहाँ पर मिला था? पल्लवरम। ये कई बार सवाल पूछा गया कमीशन में, बहुत सारे एग्जाम में। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 में सर्वप्रथम इन्होंने ही खोजा था प्राचीनकालीन औजार। प्रागैतिहासिक काल के ये जनक कहे जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जनक, इसके जनक कहे जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जनक लिख लीजिएगा स्टार बना के अपनी कॉपी में। रॉबर्ट ब्रूस फूट को सर्वप्रथम 1863 में पल्लवरम में प्रागैतिहासिक काल का वो जो औजार था यानी अवशेष था वो प्राप्त हुआ। अपनी भाषा में रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब देखिए, ये जो एसिलियन संस्कृति है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज लिख लीजिएगा, प्रोफेसर किंग। हैंडेक्स, मद्रास में 1864 में। ये एसिलियन संस्कृति को 1864 में इनको मिला था ये सब औजार, जिसको इन्होंने अलग किया रॉबर्ट किंग। देखिए उधर ही ये भी भ्रमण कर रहे थे रॉबर्ट किंग भाई, जहाँ रॉबर्ट ब्रूस फूट खोज रहे थे 1864 में। 63 में उनको मिला था 1864 रॉबर्ट किंग। प्रोफेसर किंग लिखिए, रॉबर्ट नहीं, प्रोफेसर किंग। प्रोफेसर राजा साहब। प्रोफेसर किंग को 1864 में एसिलियन यानी मद्रासी संस्कृति की इन्होंने खोज की थी औजारों के आधार पर। अब देखिए, इसका स्थान भी पूछा गया है। मदुरै और अतिरपक्कम में पाए गए हैं। मदुरै, बद मदुरै और अतिरपक्कम, ये एसिलियन संस्कृति जो पाई गई है बद मदुरै, वही मदुरै है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दक्षिण भारत में 2 स्थान पर बद मदुरै और अतिरपक्कम। अतिरपक्कम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ लिख दे रहे हैं। अतिरपक्कम जो वहाँ आता है IS में दिमाग जो है चकरा जाता है। ये एसिलियन संस्कृति, एसिलियन या मद्रासी संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं ये 2 जगहों से मिले हैं भाई, मदुरै और अतिरपक्कम से। चले मध्यपाषाण काल में। यहाँ तो बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी। मध्यपाषाण काल ये वाला, अभी तक तो हम लोग इस पर चल रहे थे ना, ये सब इसका है। अभी ये बाकी है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की विशेषता क्या है भाई? यहाँ सूक्ष्म पाषाण यानी परवर्ती प्रस्तर के
टुकड़े जो मिलते हैं एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ मिलेंगे। सूक्ष्म पाषाणोपकरण, पाषाणोपकरण यही पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल में जो मिलते हैं पत्थर, यानी यहाँ पर घिसाई की गई है। इन औजारों की यहाँ पर क्या की गई है? घिसाई की गई है। यानी यहाँ पर कुछ न कुछ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है कि अगर हम इसको नुकीला बना दें या कुछ घिस कर धारदार हथियार बना लें तो इससे हमको आसानी हो जाएगी। जो जानवर नहीं गिर रहे हैं उनको हम मार कर गिरा देंगे या जो भी। तो ये सूक्ष्म पाषाणोपकरण यहाँ मुख्य विशेषता रही है मिडिल पैलियोलिथिक एज में। इधर वाला नोट कर लिया तो इसको मिटाएं तो थोड़ा साफ साफ हो जाए, बढ़िया मिटा दें। ये सेलियन संस्कृति नोट कर लीजिए भाई। हमारा अनुमान है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। आ रहा है? चलिए, नहीं भी आएगा, अगर आपको सिविल सेवा में बने रहना है तो किसी भी हाल में इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अटपटा लग रहा है, हम भी जब पढ़ते थे हमें भी लगता था। अभी कॉन्फिडेंस कहीं गड़बड़ा न जाए, हम अपना दुरुस्त होके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज में सूक्ष्म पाषाण उपकरण आपको मिलेंगे, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है सूक्ष्म पाषाण युग या सूक्ष्म पाषाणोपकरण वाला युग जो था ये पाषाण काल का है। यहाँ पर ऐतिहासिक वाला है वो हम आपको बता दिए। अब ये इसकी बात हम कर रहे हैं इन दोनों, ठीक। तो ये देखिए पाषाणोपकरण में क्या है, यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे जो है पत्थरों को घिसकर यानी छोटे औजार बनाने जाते हैं। जैसे आप जाइए कहीं संग्रहालय में, देखिए पुराने समय की बंदूकें इतनी बड़ी बड़ी सी मिलेगी। अंग्रेजों के ज़माने की बंदूकें देखे हैं संग्रहालय में? कोई गया लखनऊ वाले? चिड़ियाघर जाइए बेटा देखने, नवाब वाजिद अली शाह जू यानी चिड़ियाघर कहाँ पर है? अरे आपको हम यूपी सोशल में इतना पढ़ाए थे, 4-6 लोग तो पुराने ही बैठे हैं। जो भी इंस्टीट्यूट हो, लेकिन वो चिड़ियाघर है लखनऊ में। आप जब कभी अंदर जाओगे तो एक वहाँ विमान भी रखा गया, देखे हैं? कोई गया अंदर? इंदिरा गांधी को फ्रेंच गवर्नमेंट ने शायद दिया था तो उन्होंने यहाँ दर्शनार्थ रख दिया है। और जब अंदर जाओगे तो वहाँ एक म्यूजियम बना। कभी इलाहाबाद आओगे तो वहाँ भी संग्रहालय देखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ आपको संग्रहालय देखने को मिलेगा। आप रोहेलखंड जाएंगे बरेली, वहाँ भी मिलेगा। तो ये जो एंशियंट हिस्ट्री, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएंगी। हमने बाहर बताया ना, ज्ञान क्या होता है। टूर पर आदमी जाता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नहीं? आप कहीं भी जाओगे नई चीज़ें, यहाँ जैसे सेशन में जाता है, टूर जाता है, 4 बजे खत्म होगा, चलो 20 मिनट। तो जैसे यहाँ आप जाते हैं टूर पे ले जाते हैं तो टूर जाने का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। हमने बाहर बताया कि ज्ञान को कैसे 2 ही 3 माध्यम है ज्ञान प्राप्ति के, देख कर, सुनकर, अनुभव करके या जो है पढ़ करके। तो आप जाइएगा वहाँ तो देखेंगे कि आपको योद्धाओं के ड्रेस, मैं गया पहली बार अपने इस कॉलेज के बच्चों को लेके गया था, अजीब लगता है इतनी जो है लोहे के वस्त्र जो है वो धारण करके जो है घोड़े पे सवार के इतने वजनी अस्त्र लेके कैसे लड़ा करते थे। हम लोगों के तो बस कहते हैं ये काटन का कपड़ा दो। हाँ, इतने हल्के कपड़े जब लोग पहनने लगे हैं, कुछ टाइम पे बताइए जो इतने वस्त्र धारण करके मैदान में लोग डरते थे। कभी आप देखे होंगे सल्तनत कालीन कुछ धारावाहिक आते रहते हैं। वो पद्मावती फिल्म देखे हैं? पद्मावत क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जैसी तो उसको बनाई गई है फिल्म ना, पद्मावत फिल्म बनाई गई है। उसमें देखिए, देखे हैं किस तरह से टोपा लगाया है, यहाँ जो है कड़ियों वाली जंजीर लटक रही है, नाक पर भी इस तरह से लगाया गया है लोहे का पत्ती, अगर जो है उस पर तीर लग जाए या कुछ लग जाए तो सेफ्टी हो। हेड पर, यहाँ वक्षस्थल पर
पीछे पूरा आयरन का, उनका जूता जो है ऐसा होता था, कुछ तो लोहे जड़ित जूते वहाँ देखने को मिले थे, और बहुत मोटा, जैसे मिलिट्री वालों का आपको हल्का जूता बनाने लगे हैं, बहुत मोटा जूता होता है सारा, जब कदम ताल करें तो ऐसे इतना भारी होता था जो है। तो सोचिए, और ऊपर से इतने मजबूत अस्त्र शस्त्र घोड़े पे सवार होगी, बताइए कहाँ से कहाँ चले आते, कितने वीर पुरुष होते थे वो। तो आप जाइए वहाँ देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा, उस समय का इंस्ट्रूमेंट औजार जो है, युद्ध क्षेत्र के जो भी अंग्रेजों के ज़माने की बंदूक थी, इतनी बड़ी बड़ी नाव उनकी। जरूर जाइए देखिएगा, ऐतिहासिक चीज़ें ये सब देखने से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो जैसे अब जो है आपके ज़माने में क्या है, छोटे छोटे उपकरण आ रहे हैं, इतनी छोटी छोटी पिस्टल आ रही है, इतना आराम से लगाया है आदमी काम कर देगा। हाँ देखिए, तो वहाँ वैसे जो हमारे यहाँ क्रिमिनल्स हैं उनको जर्मन अमेरिकन कहाँ कहाँ की कोल्ट मिल जाती है, छोटी छोटी पिस्टल जो होती है, जर्मनी का है। हाँ वो, तो अब उपकरण जो है, तो वैसे यहाँ जो भद्दे उपकरण हुआ, जैसे उनको नेचर में जो मिला उसी को उपयोग किए, लेकिन यहाँ उनका कुछ ज्ञान विकसित हो रहा है मध्य पाषाण काल में। यहाँ आप देखेंगे कि आग की भी जानकारी का कहीं कहीं स्रोत आपको देखने को मिलेगा मध्य पाषाण। यहाँ पे एकदम क्रांतिकारी कदम हो गया था, पूरी तरह से आग का इस्तेमाल करने लगे थे। बस्ती आप देखेंगे, कृषि सब कुछ यहाँ सीख गए थे, कुंभकारी, पहिया बनाना, सारी चीज़ें यहाँ मध्य पाषाण काल इन दोनों के बीच की कड़ी है। यानी कि ज्ञान का यहाँ पर जो है प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान की उन्नति हो रही है। यहाँ जो पाषाण उपकरण हैं वो कैसे बनाए गए हैं, छोटे कर दिए गए हैं। यही सवाल पूछा जाता है कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहाँ देखने को मिलते हैं। 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो मध्य पाषाण काल लगाइएगा या पैलियोलिथिक एज लगाइएगा, मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पर आपको सूक्ष्म पाषाण काल या इसको सूक्ष्म पाषाण युग या परवर्ती प्रस्तर युग भी कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ धीरे से खाद्य संग्राहक भी हो जाता है, आखेटक और खाद्य संग्राहक दोनों हो जाता है। यानी कि अब उसके अंदर कुछ न कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं पनप रही हैं। खाद्य संग्राहक यहाँ भी देखने को मिलता है, और उसके जो उपकरण हैं वो छोटे हो जाते हैं। और क्या विशेषता है यहाँ की, और देखिए आपको ये मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल देखने को मिलेंगे। पूछा जाता है साक्ष्य के रूप में कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पशुपालन। और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस पशु को मानव ने पालतू बनाया, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, मानव के द्वारा पालतू बनाया गया। अच्छा बताइए, उत्तर तद्भव या तत्सम बताइए। तद्भव है, तत्सम क्या होगा इसका, हाँ। अरे हिंदी थोड़ा पूछ लेते हैं आप लोग। तो सबसे पहले देखिए शिकारी, अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आपको मिलेंगे आदमगढ़ और बागोर राजस्थान से। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य ये मध्यकालीन मध्य पाषाण युग के भाई हैं, इससे संबंधित है मामला। तो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य, आइए जहाँ से सवाल बनते हैं वो भी जानते रहिए। आदमगढ़, ये आदमगढ़ कहाँ है भाई, ये हमको लगता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। ये आदमगढ़, और एक स्थान है बागौर राजस्थान से, यहाँ से देखने को मिलते हैं ये 2 स्थान हैं, बागौर राजस्थान। ये तो अभी आपको हम पढ़ाएंगे, उसमें भी ताम्रपाषाणी की पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन अस्थि निर्मित कुछ उपकरण मिले हैं, अस्थि निर्मित
अस्थि निर्मित उपकरण पूछा गया सवाल है किस में भी, सराय नाहराय और महदहा से अस्थि निर्मित यहीं का है मामला। मध्य पाषाण काल का अस्थि निर्मित औजार, औजारों के अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं? सराय नाहराय और महदहा से। ये दोनों कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सराय नाहराय और महदहा, महदहा पूछा गया सवाल है। ये दोनों प्रतापगढ़ से मिलते हैं। प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी भारत में। एक प्रतापगढ़ और जिला है ना राजस्थान, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाला है जो हमारे बगल में है। हमारा घर जहाँ है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं सराय नाहराय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.डी. मिश्रा जी के राय वगैरह यहाँ पढ़ाई करवाई। आप उनकी किताब पढ़ेंगे, जयनारायण पांडे की, उसमें विस्तृत मिलेगा। अस्थि निर्मित औजार, मध्य पाषाण काल के अस्थि निर्मित औजार सराय नाहराय और महदहा में देखने को मिलते हैं। तो छूट रहा है नहीं, जो खास चीज है वो हम आपको बताते हैं, चलेंगे। इधर देखिए नवपाषाण कालीन कुछ व्यवस्थाएं हैं। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये इसको क्या कहते हैं? क्रांतिकारी काल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है क्रांतिकारी युग कहा जा सकता है नवपाषाण काल को, बिल्कुल कहा जा सकता है। याद रखिएगा, कहीं सवाल पूछा जाए तो यस, क्रांतिकारी युग। क्यों? बस्ती यानी अस्थाई निवास। क्यों? अस्थाई निवास। आग का पूर्णतया प्रयोग, अस्थाई निवास। आग से भली भांति परिचित, आग से भली भांति परिचित हो गए भाई। और बताइए, अब ये लोग समूह में रहने लगे थे ना, बस्ती स्थानीय निवास, यानी मकान भी देखने को मिल रहा है ना, इसमें लिख सकते हो मकान देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और घास फूस की झोपड़ी बनाते थे। और सबसे बड़ी बात कृषि। और किसका आविष्कार इन्होंने किया? पहिए का आविष्कार, पहिया बनाया भाई। कुंभकारी व्यवस्था वगैरह यहाँ देखने को मिलती है। ये सब क्रांतिकारी कदम रहे होंगे, ये सब की जानकारी, चूंकि इस समय का मानव क्या हो गया, काफी एडवांस हो गया था। और नवपाषाण काल के बाद आप देखेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जहाँ पर ताम्र पाषाणिक मतलब तांबे और पाषाण दोनों का इस्तेमाल शुरू होता है। और उसके बाद हमको जस्ट मिलेगा कौन सी सभ्यता देखने को मिलेगी? सैंधव सभ्यता। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नवपाषाण काल में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर पूछा जाए कि खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, यहाँ एक खाद्यान्न, ये कृषि करने लगा ना, अगर पूछा जाए तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादक भी नवपाषाण कालीन लोग हुए थे। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादक। और अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी फसल रही होगी जो सबसे पहले, जौ। चलिए बहुत सही। अगर पूछा जाए कि जो है अस्थाई निवास, नवपाषाण कालीन अस्थाई निवास कहाँ देखने को मिलता है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कपास की खेती, यहाँ से कपास की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं सर्वप्रथम। कपास की खेती, अस्थाई निवास, यानी मकान भी यहाँ ये लोग बनाते थे मेहरगढ़ से, यानी कृषि और निवास दोनों के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और कुछ कब्रिस्तान भी यहाँ मिले हैं मध्यकालीन। अभी आ रहे हैं, इस पर विधिवत बता देंगे आपको। तो आग का प्रयोग, ये सब इनके क्रांतिकारी
प्रयोग रहे। और नवपाषाण कालीन अगर देखें कुछ स्थल तो बुर्ज होम एक स्थल है। इधर हम लिख रहे हैं भाई, पुराने लोगों को तो हम बहुत जरूरत बताए हैं। बुर्ज होम पूछा गया कि मानव कंकाल की प्राप्ति, कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। मानव कंकाल प्लस कुत्ते का कंकाल यहाँ देखने को मिलता है। यानी अगर पूछा जाए कि मानव के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया गया था, हाँ, और यहाँ से गर्तावास, और यहाँ से क्या मिला है? गर्तावास, गड्ढा घर, ऐसा इनका आवास होता है, गर्तावास, गर्त आवास। यानी यहाँ भी आवास के साक्ष्य मिल रहे हैं। और दो चार ऐसे स्थल हैं, आपसे कुछ जो है 3 स्थल ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के हैं, संगनकुंडू, टिकलीहर और उतनूर। यहाँ से राख के टीले मिले, ये भी नवपाषाण कालीन ही है भाई, नवपाषाण कालीन। इधर उधर मत होना, ये सब स्थल है नवपाषाण कालीन स्थल। टिकलीहर ये कहाँ है? कर्नाटक में। टिकलीहर, उतनूर और एक स्थान और है, टिकलीहर, संगनकल्लू, संगनकल्लू और उतनूर। यहाँ से क्या मिले हैं? राख के टीले मिले हैं, राख के टीले यानी राख मिली है। टिकलीहर, संगनकल्लू और उतनूर से राख के टीले मिले। ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत। टिकलीहर, संगनकल्लू और उतनूर, राख के टीले। लहुरा देवा, लहुरा देवा से क्या मिलता है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, लहुरा देवा। ये खूब सवाल पूछा गया है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, लहुरा देवा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ से कोल्डिहवा से भी मिलता है। अगर कोल्डिहवा नहीं रहेगा लहुरा देवा जरूर लगा, अगर दोनों रहेगा तो लहुरा देवा लगा। अगर लहुरा देवा नहीं है कोल्डिहवा तो कोल्डिहवा लगाइएगा। धान की भूसी वगैरह वहां भी मिली। लहुरा देवा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ से और क्या मिला है? गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ कहाँ है? बताओ भैया। बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगढ़ गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। और हमने क्या बताया? यहाँ से क्या बताया? कपास की खेती भी और अस्थायी निवास, कब्रिस्तान सब मिले हैं मेहरगढ़ से। बहुत इंपॉर्टेंट। गुफकराल, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। गुफकराल ये कश्मीर में है, गुफकराल। जम्मू कश्मीर, भारत। गुफकराल से मिला है। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। नवपाषाणिक स्थल है, कृषि पशुपालन के साक्ष्य, कृषि पशुपालन के साक्ष्य गुफकराल से भी मिलते हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। जैसे दमदमा स्थान है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। दमदमा, देखिए दमदमा एक ही, जो सवाल पूछे जाते हैं एकदम फैक्ट चीज बता रहे हैं। दमदमा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ऐसे लिख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य। दमदमा एक ही
कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसका मतलब वह कैसी कब्र रही? सामूहिक कब्र रही होगी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। आदमगढ़ हमने बताया, आदमगढ़ में क्या बताया था? पशुपालन के साक्ष्य। ये आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। इसकी खोज कौन की थी? आदमगढ़ की मनोरंजन घोष। चलिए बताएंगे। दमदमा, हाँ, बीएन मिश्रा। चलिए, दमदमा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। आदमगढ़ से आपको बताया गया कि मध्यपाषाण काल का अंतिम चरण है, यहाँ से पशुपालन के। मेहरगढ़ से हमने बताया प्राचीन जीवन का अस्थायी प्रमाण, पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसीलिए यहाँ कपास की खेती यहाँ से पूछा जाएगा। ये प्राचीन यानी कि पाषाण काल से लेकर सैंधव सभ्यता तक के स्थल जो भी साक्ष्य एविडेंस यहाँ मेहरगढ़ से मिलते हैं। नवपाषाण काल से लेकर सैंधव सभ्यता तक के बहुत सारे एविडेंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। पूछा गया कि प्राचीन पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष यहाँ से मिले हैं मेहरगढ़ से। पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर सैंधव सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़, लिख लीजिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। बागौर से आपको बताया गया था, बागौर से किस चीज की प्राप्ति हुई है? यहाँ से प्राप्त टीलों को महासती कहा गया है। बीएन मिश्रा ने बागौर की खोज की थी भाई। आदमगढ़ आप देख लीजिएगा, हमें लगता है भीम बैठका, जीएस माता तक आदमगढ़ के मनोरंजन घोष ही थे, देख लीजिएगा, देखकर बता देंगे। तो बागौर एक स्थान है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कहाँ पर है? अभी बता रहे थे, राजस्थान में। बागौर ये किस नदी के किनारे है? इसकी सहायक कोठारी नदी पर स्थित है भाई। बनास की सहायक कोठारी नदी पर स्थित है। ये बनास नदी की सहायक कोठारी नदी पर की सहायक कोठारी नदी पर स्थित है। इसकी खोज बीएन मिश्रा ने की, कोठारी नदी पर स्थित है। बनास नदी की सहायक कोठारी नदी पर स्थित बागौर। यहाँ से एक टीला प्राप्त हुआ है जिसको महासती कहा गया है। उत्खनन बीएन मिश्रा एवं जर्मनी के एलएस लेस्निक ने खोजा था 1971 में। विशेष बात यहाँ की क्या है? बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। विशेष चीज देखिए, ये क्या है? सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। पशुपालन के साथ मिले हैं ना, ये देखिए मिडिल वाले में ही है, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। पूछा जाएगा तो बागौर लगाइएगा। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको बता दिए हम। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन बागौर प्रथम और ताम्र पाषाणी युग और लौह युग यानी बागौर तृतीय का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से देखिए 3 तरह के युगों का साक्ष्य देखने को मिला है, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग। आपको बाद में बताएंगे। वैदिक, उत्तर वैदिक काल लोहे का जब प्रयोग करना सीखा भारत में, मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? किसका किया था? पाषाण का। उसके बाद किस धातु से परिचित होता है? हाँ, उसके बाद कांस्य, उसके बाद लौह, फिर तमाम सारी धातुओं से वह परिचित होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो बागौर है, यहाँ से मध्य पाषाण काल का और ताम्र पाषाण का और लौह युग का तीनों युगों का साक्ष्य देखने को मिलता है। यहाँ से चलसिदनी औजारों एवं कसाई खाना के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। कसाई खाना समझ रहे हो? जहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है, कसाई खाना के साक्ष्य मिले। कसाई खाना के साक्ष्य यानी कि यहाँ पर जो है
जानवरों की बलि दी जाती रही होगी। और चलसिननी जैसे औजारों का प्रयोग हुआ है। चलसिननी 4 मानव कंकाल, 1 भाला, 3 बाण, घास फूस की झोपड़ियाँ भी यहाँ से मिली है। सिल लोढ़े भी प्राप्त हुए हैं। गदा शीर्ष, लोमड़ी, गिरगिट आदि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो ये बागोर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर देख लेना। मध्य पाषाणिक स्थल है। और देखिए एक शैल चित्र है भीमबैठका का। यहाँ से बहुत सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है भीमबैठका से। अगर भीमबैठका की स्थिति देखें तो कहाँ पर है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। अगर रायसेन नहीं है, भोपाल है तो भोपाल लगा दीजिएगा। अगर भोपाल रायसेन दोनों हो तो रायसेन लगाइएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यहाँ कहाँ पर है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। और ये जो कि देखिए ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाएं थी, कैसी गुफाएं थी? आवासीय गुफाएं। पाषाणकालीन मानव यहाँ पर रहता था। और लगभग कितनी गुफाएं यहाँ से मिली हैं? 642 गुफाएं। देखिए भाई, क्योंकि ये जो फील्ड है वो खुद विस्तृत है, समझ रहे हैं, इसलिए हम बहुत खास चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। आपको कहीं तारतम्यता तो नहीं बिगड़ रही है? सही चल रहा है ना? अगर हम पढ़ाएं तो फिर ये तीनों काल एक दिन में पढ़ा ही नहीं सकते, इतना विस्तृत है। बहुत सारी खुदाइयों में बहुत सारे स्थल मिले हैं, तो जहाँ से सवाल बनते हैं वो उस पर फोकस करिए। इसीलिए देखिए कई साल में IAS हो जाता है कुछ लोग 3100 साल में नहीं होते। ठीक, तो क्रीम चीज़ें पढ़ी। भीमबैठका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। 642 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसको खोजा किसने था? 1957 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय ने। यही इनका नाम है। 642 आवासीय गुफाएं यहाँ मिली हैं। खोज किसने किया था? टाइम हो गया क्या? 1957 में डॉक्टर VS वाकड़कर नाम मिलता है। वाकड़कर बहुत मजे हुए विद्वान थे और इन्होंने बहुत MP साइड में बहुत खोज की है। डॉक्टर तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो 1957 में इन्होंने खोजा था। तो यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं उस टाइम के आवासीय गुफाओं में। कितने चित्र मिले हैं? 400 चित्रों का अंकन हुआ है। 642 गुफाओं में 400 चित्रों का अंकन हुआ है। 400 चित्रों का अंकन हुआ है भीमबैठका में। ठीक भाई। और देखिए यहाँ उन रंगों को प्राचीनतम माना गया है जिनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो बहुत सारे जो चित्र बने हैं यहाँ विद्वानों ने कहा इसमें से कौन सा सबसे प्राचीन चित्र होगा। तो यह अनुमान लगाया गया कि ये जो नीला रंग है, नीले रंग में जो रंगे हुए, क्योंकि इसकी जो दीर्घायु होती है वो बहुत लॉन्ग पीरियड की होती है नीले रंग की। तो ये बताया गया कि जो नीले रंग में चित्रों का अंकन किया गया है वो प्राचीनतम होंगे। इसको मत लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ उन रंगों को प्राचीनतम माना गया है जिनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ हुआ है और सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र यहाँ मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमबैठका में सर्वाधिक किस काल के चित्र मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल के। ठीक, मध्य पाषाण कालीन सर्वाधिक चित्रों का अंकन यहाँ पर मिला है। ठीक भाई। यहाँ पर चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल से लेकर प्रारंभ होता है, लेकिन सर्वाधिक चित्र कहाँ के किसी काल के मिले हैं? मध्य पाषाण काल के। VS वाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की थी। और इन शिला चित्रों में देखिए जो खास चित्र मिले हैं उसमें भीमबैठका में बाराह का चित्र, इसका चित्र बाराह, समझ रहे हो क्या होता है? हाँ, बाराह अवतार किसने लिया था? भगवान विष्णु ने। क्यों लिया था? सब उसमें कल्चर वाले उसमें पढ़ाए थे 10 अवतार। 10 अवतारों का वर्णन हमने किया था,
याद है? कोई पुराना बच्चा होगा तो यही आपके इस हरदोई की धरती से संबंधित ये कहानी है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्यकश्यप की कहानी तो आप जानते हैं, प्रहलाद। लेकिन हिरण्याक्ष ने क्या किया? बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद उसने पृथ्वी को कहाँ ले गया? गर्भ में ले जाके समुद्र तल के नीचे छिपा दिया। अंधकार हो गया, भगवान विष्णु को आना पड़ा। किसका रूप धारण करके? बाराह का। कच्छप अवतार दूसरा है भाई। नहीं, कच्छप को पृथ्वी को लाए थे बाहर। हाँ, उस पर हाँ लाए थे। तो बाराह का रूप धारण करके आए हैं। और ऐसी जो जंगली सुअर होती है उसमें दांत बाहर निकले होते हैं, जैसे हाथी के होते हैं। हाथी के दांत देखें जो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से उसी दांत से जो है, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, पीछे मरेगा, ना उत्तर, इस तरह का कुछ वरदान था उसको। तो उन्होंने उसी जो सींग होती है सुअर की बाहर निकली होती है पीली, उसी से उसकी हत्या करके और उसी पर रख के पृथ्वी को बाहर है। तो बाराह का चित्र, विष्णु गणेश के चित्र, यहाँ से जो चित्र मिलते हैं वो सब हैं। बाराह का चित्र, गणेश के चित्र, भीमबेटका से ये चित्र जो प्राचीनतम चित्रांकन मिलता है गणेश और बाराह भगवान के। महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए तथा समूह में भोजन करते हुए भी दर्शाया गया। एक ऐसा चित्र मिला है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आइए से, ऐसे तो नहीं पूछे। नहीं, भीमबेटका कहाँ है, खोज किसने की थी? पूर्ण सवाल। किन पेंट को, किस प्रकार के रंगों को में रंगे हुए चित्रों को प्राचीनतम माना गया है? नीले रंग में। कौन से ऐसे चित्र हैं हाँ भगवान से संबंधित हैं जिनका जो है आपको भगवान के वेद पुराणों में मिलता है जिनका वर्णन? ये बाराह और गणेश के इस तरह के। तो और पूछा गया है इसमें कि महिलाओं से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि महिलाओं के चक्की में अनाज पीसते हुए दिखाया गया। पुरानी चक्की किसी के घर में है? चक्की के दो पार्ट कहाँ से मिले थे पुराने लोग बताएं? लोथल से। पढ़ाए थे? गोदीवाड़ा जहाँ से मिला पढ़ाए थे। 4-6 लोग पुराने लोग हैं, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये सवाल बन सकता है कि महिलाओं के चक्की में अनाज पीसते हुए ये चित्र जो है किस शैल गुफा से मिला है? भीमबेटका से। समूह में भोजन करते हुए भी महिलाओं को दिखाया गया है, समझ रहे हैं? समूह में भोजन करते हुए भी दर्शाया गया है। यहाँ से कुछ चित्र जो है कुषाण और गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों में के अभिलिखित ब्राह्मी अक्षरों में अभिलिखित कुछ चित्र मिले हैं। वो कहाँ के हैं? कुषाण और गुप्त काल के हैं। तो ये जो भीमबेटका है इसी में बाद में चलकर कुषाण और गुप्त कालीन कुछ चित्र भी मिलते हैं। यहाँ बात समझ रहे हैं? तो ये इसका जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, यानी उच्च पुरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल, कुषाण काल और गुप्त काल के भी चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह के सवाल बनेंगे। गूढ़ जानकारी आपको होनी चाहिए भीमबेटका के बारे में। तो ब्राह्मी अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है। जो गुप्त कालीन और कुषाण कालीन चित्र मिले हैं कि कुछ अभिलेख भी यहाँ मिलते हैं। अंत्येष्टि का साक्ष्य मिलता है और चेल्सिडनी की तस्तरी जंतुओं की कुल 29 प्रजातियों का भी चित्रण हुआ है। कुल 29 प्रजातियों का चित्र। अगर आपसे पूछा जाए इतने जंतुओं की प्रजातियों का चित्र यहाँ उकेरा गया है तो 29 जातियों, 29 यानी पशु पक्षियों के जातियों के चित्रों का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। तो ये आपका भीमबेटका हो। टाइम हो गया। तो चलिए, आपको हमने मेहरगढ़ भी बताया। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान। मेहरगढ़, भीमबेटका, बागोर, दमदमा, आजमगढ़, सरायनहार, ये सबसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जी भाई, चलते चलते देखते रहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ के बारे में हमने क्या क्या बताया? अंत्येष्टियाँ और क्या बताया? कपास की खेती, स्थायी निवास, पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक का लिंक यहाँ मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, तो बोलन नदी। बोलन नदी घाटी यहाँ के तट पर यह है। और एक बेलन नदी है।
बोलन और बेलन दो नदियों का उल्लेख आपको इतिहास मिलेगा। बेलन नदी कहाँ है? ये मिर्जापुर और प्रयागराज जहाँ हमारा घर पड़ता है कुरान साइड यानी एमपी वाले बॉर्डर पे बेलन नदी बहती है। और ये बोलन नदी जो है आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान क्या है? पाकिस्तान का क्या है? प्रांत है ना। जैसे सिंध है, पंजाब है, लाहौर है, कराची है, वैसे बलूचिस्तान है। यहाँ के वो पठान जो थे क्या नाम था उनका, जिनको भारत रत्न दिया गया था? किसने कहा था कि गांधी जी ने हमको खूंखार भेड़िए के सामने फेंक दिया? बलूचिस्तान के जो पठान थे, बलूचिस्तान वाले भारत में अपने आप को विलय करना चाहते थे ना। क्या नाम था उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको जो है 1987 में भारत रत्न भी दिया गया है। प्रथम भारतीय विदेशी माने जाते हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक। और यहीं पे एक कोची का मैदान पाया जाता है जिसको रोटी का टोकरी भी कहा जाता है, रोटी की टोकरी। 1975 में जेफ फ्रांसोवा जर्जिस दोनों दंपतियों ने इस स्थल की खोज की थी। इसको भारतीय महाद्वीप की प्राचीनतम बस्ती, नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का महत्वपूर्ण स्थल, गेहूं, जौ, अंगूर, कपास, पशुपालन के साथ सब मेहरगढ़ से मिले हैं। सिकलस, हंसियार, मिट्टी के बर्तन, भैंस पाले जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ, कुबरदार बिसर, भेड़, भैंस, बकरियाँ आदि आदि चीजें मेहरगढ़ से मिली हैं। तो मेहरगढ़ फोकस में रखिएगा। और ये भीमबेटका इधर। चलिए ठीक है, थैंक यू।